Hello class 9. Today we are going to discuss chapter number 4 in your chemistry, structure of the atom. In this chapter we study about what are the different types of structures of an atom, what are the different types of models who were proposed, the different types of models of the structure of an atom, what are the proton, electron and neutrons, what are the charges on these particles, and what are the isotopes, isobars, and many more things regarding atom and atomic structure. So let me discuss now. So at first we see that a major challenge before the scientists at the end of the 19th century was to reveal the structure of the atom as well as to explain its important properties. बच्चों 19th century के end में सारे साइंटिस्ट के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि उन्होंने एटम के बारे में तो जान लिया था, बट एटमिक स्ट्रक्चर क्या है उसके बारे में कोई जानता नहीं था। तो उसको एक्सप्लेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था सबके सामने। और इस पूरे चैप्टर में हमें यही डिस्कस करना है कि एटमिक स्ट्रक्चर क्या क्या है, किस किस साइंटिस्ट ने कौन कौन से एक्सपेरिमेंट किए और उन्होंने डिफरेंट टाइप के एटमिक स्ट्रक्चर्स दिए। तो सबसे पहले इसी क्रम में हम सबसे पहले पढ़ेंगे चार्ज पार्टिकल्स इन मैटर। मैटर के अंदर हम लोग जानते हैं जैसा कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो सारे चार्ज होते हैं, जिसमें वो एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक न्यूट्रल चार्ज होता है। तो सबसे पहले 1900 में जे थॉमसन आए, उन्होंने पहले ही कहा था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंपल नहीं है, बल्कि उसमें जो इंडिविजिबल पार्टिकल है वो कंबाइनिंग फॉर्म में रहता है, उसमें कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी होते हैं। तो जे थॉमसन ने अपना एक ई गोल्डस्टीन जो समय थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया था, तो जे थॉमसन ने उन्हीं के एक्सपेरिमेंट पर ध्यान देते हुए आगे की तरफ ये बताया कि जो ई गोल्डस्टीन ने कैनाल रेस खोजी थी उसमें जो पाए जाने वाले पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो प्रोटॉन्स थे, और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे वो प्रोटॉन के सिमिलर हैं, बट उनमें जो नेगेटिव कुछ चार्ज है जो कि प्रोटॉन के सिमिलर है। ये सब बातें बताने के बाद में हम आते हैं कि उन्होंने उसका नाम दिया इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो प्रकार के पार्टिकल्स पाए गए, जिसको बताया जे थॉमसन ने अपने मॉडल में। और इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, बट दोनों पे ही इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज दोनों इक्वलेंट हैं, एक दूसरे के समान हैं। और मास जो होता है पूरे न्यूक्लियस में वो प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रल पार्टिकल उसको जोड़े रखता है, प्लस पूरे मास अगर एटम का देखें तो एटम का पूरा मास जो है वो 1 यूनिट तब डिक्लेयर करेंगे, जबकि उस पर जो चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज जोड़ के बताया जाएगा। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज कंसिस्ट भी निग्लिजिबल। उस समय उन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो लगभग निग्लिजिबल है और चार्ज उस पर माइनस का है, जबकि प्रोटॉन जो है वो हाईली कंपोज्ड, जो मतलब एटम है वो कम्प्लीटली दो प्रकार के पार्टिकल से बना है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, और ये दोनों एक दूसरे के बराबर और अपोजिट चार्जेस रखते हैं, इस वजह से एक दूसरे को बैलेंस किए रहते हैं। अब क्वेश्चन अराइज ये हुआ कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो किस तरह दिया जाए। तो एटम की का स्ट्रक्चर देने के लिए डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी अपनी दी थी। उन्होंने कहा था कि एटम जो है वो इंडिविजिबल है और इंडिस्ट्रक्टिबल है, बट दोनों फंडामेंटल पार्टिकल्स उस समय इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एटम के अंदर खोज लिया गया था। उसके बावजूद भी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी जो है वो फेल रही, और वो ये नहीं बता पाई कि किस तरीके से, किस प्रकार से जो है एटम के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जे थॉमसन ने अपने फर्स्ट मॉडल में ये प्रपोज तो किया कि एक एटम का स्ट्रक्चर दिया जाए। तो मतलब जे थॉमसन वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ढंग से एक पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर दिया, और उन्होंने बताने की पूरी कोशिश की सबको कि कौन सा मॉडल प्रपोज करके हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की धारणा को व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले थॉमसन मॉडल को डिस्कस करेंगे बच्चों। यहाँ पर जे थॉमसन इन्होंने बताया कि जो एक क्रिसमस पुडिंग मॉडल दिया इन्होंने, और इन्होंने कहा कि जो पूरा ये है क्रिसमस पुडिंग मॉडल, कि उन्होंने कहा कि जो हमारा ये एक एटम है, या कह सकते हैं कि पूरा एक एटम जो होता है उसके चारों तरफ पॉजिटिव स्फेयर होता है, और उस पॉजिटिव स्फेयर के अंदर, सर्कल के अंदर जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो इस तरीके से प्लम की तरह या एक ऐसे पुडिंग की तरह उसमें एम्बेडेड होते हैं। यानी कि इन्होंने कहा कि द इलेक्ट्रॉन्स इन अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज वर लाइक करेंट्स ड्राई फ्रूट्स इन अ स्फेरिकल क्रिसमस पुडिंग। We can also think of a watermelon. The positive charge in the atom is spread all over like the red edible part of the watermelon, while the electrons are studded in the positively charged sphere.
लाइक द सीड्स इन द वाटरमेलन। जैसे बच्चों ने कहा कि हम एक तरबूज की धारणा करें तो तरबूज का जो रेड पार्ट खाने वाला होता है वो पॉजिटिव चार्ज हो गया और उस पर पॉजिटिव चार्ज बिखरा होता है, और पॉजिटिव चार्ज के अंदर छोटे छोटे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो धंसे होते हैं उसके बीज की तरह। जैसे आपने तरबूज को कटा हुआ देखा तो उसमें जो एक रेड पार्ट होता है वो पॉजिटिव चार्ज मान लिया, उसमें प्रोटॉन्स हैं, और जो उसके अंदर काले काले बीज होते हैं उनको इलेक्ट्रॉन माना जो कि नेगेटिव चार्ज है। तो जिस तरीके से तरबूज के अंदर उसके बीज धंसे होते हैं उसके रेड पार्ट में, वैसे ही एटम के अंदर इन्होंने माना कि जो प्रोटॉन पार्टिकल्स हैं उनके बीच बीच में ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स धंसे हुए होते हैं, और इसलिए इनको इसने नाम दिया प्लम मॉडल और या फिर क्रिसमस पुडिंग मॉडल। ये आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ है, इसके अंदर भी बता रहे हैं कि यह पॉजिटिवली चार्ज पूरा बिखरा हुआ है इस घेरे में, और ये जो छोटे छोटे सीड की तरह हैं वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पार्टिकल हैं। अब थॉमसन ने प्रपोज किया कि एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर, कि एक एटम जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर होता है और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है एम्बेडेड होते हैं। जो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं वो मैग्नीट्यूड में अपने भार में इक्वल होते हैं, इसी वजह से एटम जो होता है वो पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। हालांकि थॉमसन अपने मॉडल से ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि जो अगर पूरा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जो उसका रिजल्ट है वो अदर साइंटिस्ट को नहीं ढंग से मिल पाया, और वो अपनी थ्योरी को दूसरे मॉडल के रूप में या दूसरे लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ढंग से, इस वजह से उनका मॉडल रिजेक्ट हो गया। अब आता है इसके बाद में रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड मॉडल जो है वो भी उन्होंने रदरफोर्ड ने इसके बाद एक मॉडल दिया एटम का, और इन्होंने शुरुआत ये की कि बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल इन्होंने बनाया जिसमें से इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो है अरेंज होते हैं एक एटम के अंदर। अब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट पहले डिज़ाइन किया इस मॉडल को बताने से पहले। उन्होंने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में फास्ट मूविंग अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन, यानी कि अल्फ़ा इलेक्ट्रॉन क्या थे, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो एक्चुअली 2 हीलियम 4 का जो आयन होता है, हीलियम एक धातु है यानी कि एक मेटल है, और उसका जो आयन है 2 हीलियम 4+, ये एक्चुअली अल्फ़ा पार्टिकल कहलाता है। और इस पर इसकी बम्बार्डमेंट इन्होंने कराई, एक बहुत ही पतली गोल्ड की फॉयल थी, गोल्ड की चादर थी, उसके ऊपर इसका बम्बार्डमेंट कराया अल्फ़ा पार्टिकल का। और उन्होंने ये क्या किया, इसके लिए कुछ फर्दर क्राइटेरिया रखे, जैसे ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वांटेड अ थिन एज लेयर एज पॉसिबल, क्योंकि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बहुत पतली चादर के रूप में गोल्ड की फॉयल को सिलेक्ट किया। दिस गोल्ड फॉयल वॉज अबाउट 1000 एटम्स थिक। उनकी ये गोल्ड फॉयल लगभग 1000 एटम्स से भी मोटी थी थोड़ी। अल्फा पार्टिकल्स और डबली चार्ज हीलियम आयंस, जो अल्फा पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, डबल चार्ज हीलियम आयंस होते हैं, इसलिए उनका जो मास होता है वो 4 यूनिट होता है, और उसमें फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल जो होते हैं उनमें बहुत तेज़ी से एनर्जी का अमाउंट भरा होता है। अब आता है कि इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट अल्फा पार्टिकल वुड बी डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इन द गोल्ड एटम। जैसे ही बम्बार्डमेंट हुआ तो ये देखा गया कि अल्फा पार्टिकल जो थे उस गोल्ड एटम पर पड़ने के बाद में अपने कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल से होते हुए सीधे ना जा कर के न्यूक्लियस से कुछ डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि अपने रास्ते से कुछ मुड़ गए। इसलिए बोला गया कि सिंस द अल्फा पार्टिकल्स फॉर मच हैवियर, इसलिए अल्फा पार्टिकल बहुत ज़्यादा भारी थे प्रोटॉन्स की अपेक्षा, इसलिए ही डिड नॉट एक्सपेक्ट टू सी लार्ज डिफ्लेक्शन। इसलिए उन्होंने कहा कि अल्फा पार्टिकल्स का जो भार ज़्यादा है इस वजह से वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन नहीं शो कर सके। ये है उनका इस तरीके से एटम का मॉडल, जहाँ पे उन्होंने गोल्ड फॉयल को इस पूरी गोल्ड फॉयल ली और गोल्ड फॉयल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स का बम्बार्डमेंट कराया। तो इन्होंने देखा कि बट द अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गिव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। जो अल्फा पार्टिकल का इन्होंने जो रिजल्ट मतलब एक्सपेरिमेंट किया था, इससे इन्होंने कुछ रिजल्ट मिले वो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड थे। पहला क्या था, मूव ऑफ द मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉयल। बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स देखिए यहाँ पर कैसे हुए, बहुत सारे भारी तो थे अल्फा पार्टिकल, लेकिन ये गोल्ड फॉयल से बिल्कुल सीधे डिफ्लेक्ट हो गए, निकलते गए, सीधे सीधे निकलते चले गए। कुछ तो ऐसे थे जो बिल्कुल सीधे निकल गए, कुछ क्या थे कि सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉयल बाय स्मॉल एंगल, कुछ छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए। जैसे छोटा सा एंगल इसने बनाया, डिफ्लेक्ट हो गया, फिर ये वाले ने भी छोटा सा एंगल बनाया और डिफ्लेक्ट पीछे की तरफ डिफ्लेक्ट हो गया, ये इसने देखिए ऐसे एंगल बना के डिफ्लेक्ट हो गया। सरप्राइजिंगली 1/12 12,000 पार्टिकल्स अपीयर टू बी रीबाउंड। बहुत सारे ऐसे भी थे 12,000 के पार्टिकल्स जो कि रीबाउंड पीछे बैक साइड में ऐसे आए और पीछे अपनी दिशा में बैक भी हो गए, वापस भी चले गए। तो इससे
रदरफोर्ड ने ये रिजल्ट से ये बताया कि एज इनक्रेडिबल एज इफ यू फायर अ 15-inch शेल एट अ पीस ऑफ टिश्यू पेपर एंड इट कम्स बैक एंड इट्स हीट्स यू। तो रदरफोर्ड ने कहा कि इसका मतलब ये सिद्ध होता है इससे कि अगर आप किसी 15 इंच की शेल को फायर करेंगे किसी टिश्यू पेपर पर, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ से हिट करने के बाद में आपके पास वापस आ जाएगी। ओके, अब बात आती है कि इन्होंने अपने अल्फ़ा पार्टिकल वाले एक्सपेरिमेंट से क्या क्या रिजल्ट दिए। अल्फ़ा पार्टिकल जो इन्होंने रदरफोर्ड ने बाद में निष्कर्ष ये निकाला कि ये जो अल्फ़ा पार्टिकल्स जा रहे थे कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम एम्प्टी। उन्होंने इससे ये निष्कर्ष निकाला कि एटम के अंदर का बहुत सारा जो स्पेस होता है बीच में, वो कैसा होता है, खाली होता है। और इसी वजह से अल्फ़ा पार्टिकल जो है आराम से गोल्ड फॉयल के अंदर से विदाउट डिफ्लेक्शन वो ऐसे सीधे चले गए। यानी कि ये जो सीधे सीधे चला है इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर यानी कि एटम के अंदर ऐसा बहुत सारा पार्टिकल, कोई पार्टिकल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, यहाँ पर खाली पड़ा हुआ एरिया। इस वजह से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे निकलते चले गए। फिर वेरी फ्यू पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड देयर पाथ इंडिकेटिंग दैट द position of charge of the atom where portion of the charge of the atom occupies very small space। बहुत सारे एटम यहाँ से निकल गए सीधे, तो इसका मतलब यहाँ खाली है पार्टिकल। दूसरी बात है, बहुत सारे पार्टिकल ऐसे भी हैं जो बहुत ही छोटे पाथ से डिफ्लेक्ट हुए हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इन्होंने बताया कि जो बहुत सारा पोर्शन है इसका एटम का, या पॉजिटिव चार्ज जो एटम है उन्होंने बहुत ही छोटा स्पेस, ये जो पॉजिटिव चार्ज एटम है उसने बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्यूपाई किया। उन्होंने, उनका कहना है कि बहुत सारे पार्टिकल ऐसे थे जो कि छोटे छोटे डिफ्लेक्शन से वापस हो गए। इसका मतलब है कि जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है उसके पास बहुत ही कम स्पेस है। तीसरी बात ये बताई कि अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शंस ऑफ अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री। उन्होंने कहा कि बहुत कम ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो कि 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट हो गए, यानी कि पूरा सीधे गए और सीधे ही वापस चले गए। इसका मतलब ये हुआ कि सारे पॉजिटिव चार्ज वाले जो वहाँ पे पार्टिकल हैं और जो मास है गोल्ड एटम का वो कंसनट्रेट है स्मॉल वॉल्यूम में एटम के अंदर। यानी कि सारा का सारा जो है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल बीच में ज़्यादा है और साथ में नेगेटिव चार्ज उस पर कम है। इससे इन्होंने निष्कर्ष निकाला और ये बताया, और इसके आधार पर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल प्रपोज किया और उन्होंने कहा कि देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर एन एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये हुआ कि जो ये पूरा ये एटम है, एटम के अंदर बीच में क्या है कि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है। यहाँ पर सारा पॉजिटिव चार्ज है, ये न्यूक्लियस है जो पॉजिटिवली चार्ज है। उसके बाद में उन्होंने कहा कि नियरली द मास ऑफ एन एटम रिसाइड्स इन द, और उन्होंने कहा कि पूरे एटम का जो मास है वो इसी के अंदर, इसी न्यूक्लियस में समाया हुआ है। दूसरा कहा द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ। उन्होंने कहा कि जो एटम है उसके अंदर पॉजिटिवली चार्ज जो न्यूक्लियस है बीच में, और इसके चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं सर्कुलर पाथ में। और जो साइज़ है न्यूक्लियस का इज़ वेरी स्मॉल, वो बहुत ही छोटा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ द एटम। और उन्होंने कहा कि जो न्यूक्लियस का साइज़ है वो एटम के साइज़ से बहुत ही छोटा है। अब रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां क्या थी? रदरफोर्ड के मॉडल को देने के बाद में पूरे विश्व में इसमें क्रांति आ गई, रिवोल्यूशन हो गया, लेकिन उन्होंने ये नहीं सिद्ध कर पाए कि जो एटम है वो स्टेबल कैसे होगा। लोगों ने इसका विरोध भी किया। कई सारे साइंटिस्ट ने ये भी बोला कि जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा है कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जितने भी चक्कर लगाने वाले पार्टिकल हैं उनमें अगर वो चक्कर लगाएंगे सर्कुलर ऑर्बिट में तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा। एक्सेलरेशन जनरेट होने से क्या होगा कि जो चार्ज पार्टिकल्स हैं वो सारे सारे एनर्जी रेडिएट करेंगे, और एनर्जी रेडिएट करेंगे तो उसका मतलब वो पार्टिकल्स अपनी एनर्जी को लॉस भी करेंगे, और अगर लॉस करेंगे तो फाइनली क्या है वो न्यूक्लियस के अंदर गिर के ख़त्म हो जाएंगे। और न्यूक्लियस के अंदर गिरने का मतलब है कि पूरा एटम ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एटम तो स्टेबल है। तो इस वजह से रदरफोर्ड इस चीज़ की व्याख्या नहीं कर सके। जब वो एक्सप्लेन नहीं कर सके तो उनका मॉडल भी रिजेक्ट हो गया। अब इसके बाद आता है बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर जी ने अपना मॉडल दिया और उन्होंने भी बताया कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ऑब्जेक्शन रेज्ड अगेंस्ट रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम, यानी कि जो रदरफोर्ड के मॉडल में जो कमियां थी उनको कम करने के लिए नील बोर ने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया, और उन्होंने कुछ थ्योरीज बताई कि ओनली सर्टेन और स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड इनसाइड द एटम।
उनका कहना था कि खाली कुछ ही स्पेशल ऑर्बिट्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन्स जिसमें डिस्क्रीट रहते हैं, यानी कि कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स होते हैं हर एक एटम के अंदर। जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों तरफ, जैसे कि इन्होंने ये बताया है कि हर एक एटम के न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ स्पेशल टाइप के ऑर्बिट होते हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो डिस्क्रीट होते हैं, यानी कि इसी में फैले रहते हैं। और वाइल रिवॉल्विंग इन डिस्क्रीट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन डू नॉट रेडिएट एनर्जी। और वो इन्होंने ये भी कहा कि जब इलेक्ट्रॉन इन सर्कुलर पाथ में चक्कर लगाते हैं तो ये एनर्जी को रेडिएट नहीं करते। दीज ऑर्बिट्स और शेल्स आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। उन्होंने कहा कि ये जितने भी ऑर्बिट्स हैं इनको एनर्जी लेवल या शेल्स कहते हैं, और एनर्जी लेवल इन एन एटम आर शो इन है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो एनर्जी लेवल है वो इस तरीके से शो किया जाता है, जैसे सबसे अंदर का के, फिर ये न्यूक्लियस है, ये के, एल, एम, एन, इस तरीके से इनकी ऑर्बिट नंबर के हिसाब से के, एल, एम, एन इनकी शेल और सब शेल में डिवाइड होते हैं। दीज ऑर्बिट्स आर शेल आर रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर के, एल, एम, एन और द नंबर्स एन इक्वल टू 1 2 3 4। इस तरीके से इनको बताया भी है। इसके बाद में एक और बहुत बड़ी खोज हुई नील बोर के इस मॉडल के बाद में, कि ये तो पक्का हो गया कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो इस टाइप का है। नील बोर का मॉडल आखिर में प्रपोज किया गया जो बिल्कुल सही था। और उन्होंने जो बताया कि पूरा एटम जो होता है उसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पूरा पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसके चारों तरफ एनर्जी लेवल्स होते हैं जो शेल और सबशेल्स में डिवाइड होते हैं। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं और ये एनर्जी को खुद रेडिएट नहीं करते, बल्कि एनर्जी लेवल्स में ये अंदर चक्कर लगाते रहते हैं, जैसे ये गिरते नहीं हैं और ये इलेक्ट्रॉन कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते। अब आता है दूसरी बात है, इसके बाद एक चैडविक जी आए, 1932 में जे चैडविक। उन्होंने एक दूसरा पार्टिकल खोजा जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इन्होंने कहा कि एक और सब एटॉमिक पार्टिकल होता है जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता और उसका मास जो है वो नियरली प्रोटॉन के इक्वल होता है। इसको न्यूट्रॉन की संज्ञा दी गई। यानी कि अब उन्होंने ये बताया कि जो हाइड्रोजन एटम है उसको छोड़ करके सब बाकी सारे एटम्स के न्यूक्लियस में दो प्रकार के पार्टिकल होंगे, वो होंगे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यानी कि इस न्यूक्लियस के अंदर, अगर ये न्यूक्लियस है तो इसके अंदर क्या क्या पाया जाएगा, न्यूट्रॉन एन प्लस प्रोटॉन पी, जिसमें प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होगा और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि ये होता है, ये न्यूट्रल होता है, इसलिए इसका नाम रखा गया है न्यूट्रॉन। तो ओवरऑल न्यूक्लियस के अंदर पूरा जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रल पे कोई चार्ज ही नहीं है न्यूट्रॉन पे। तो लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्लस प्रोटॉन रहते हैं। अब न्यूट्रॉन में चार्ज तो कुछ नहीं होता, लेकिन इसका जो भार है वो प्रोटॉन के भार के बराबर होता है। तो इस तरीके से सारे ये पार्टिकल्स को खोजा गया और ये भी बताया गया कि ये बताइए, हाउ आर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल्स। किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफरेंट ऑर्बिट्स और शेल में डिवाइड होते हैं और बटे रहते हैं। तो इन्होंने कुछ पॉस्टुलेट्स और थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि इन्होंने बोरबरी, एक आए बोरबरी जी, उन्होंने एटम के बारे में कुछ अपने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन के संबंध में कुछ बातें बताई। सबसे पहला उन्होंने बताया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो शेल में प्रेजेंट होते हैं, वो आपको एक फार्मूला दिया जा रहा है 2n², उससे आप निकाल सकते हैं, जहाँ पर n जो है वो एनर्जी लेवल 1 2 3 दिखाएगा और 2n² से आप इसके शेल में जो है डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। जैसे k है, k का पहला शेल, तो 2 इंटू 2n² मतलब 2 इंटू फर्स्ट स्क्वायर, तो 1 1 जा 1, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। सेकेंड शेल में 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 8। थर्ड ऑर्बिट में कितने, 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18, यानी कि थर्ड वाले में 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम हो सकते हैं और चौथे वाले में कितने हो सकते हैं, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32, यानी कि पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 18 और फोर्थ शेल में 32। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इन्होंने दी और उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप 2n² से आप ये निकाल सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हर एक आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होता है वो मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हर एटम चाहता है कि उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन हो। इलेक्ट्रॉन आर नॉट अकोमोडेटेड इन अ गिवन शेल। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो पूरे गिवन शेल में एकोमोडेट नहीं करते, यानी कि ज़्यादा अपना मतलब भार विभाजित नहीं करते, और तब तक नहीं करते जब तक कि उनके अंदर उनके इनर शेल में भी फिल्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या फिल्ड ना हो जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन के अंदर शेल और सब शेल है, पहले सब शेल भरेगी, उसके बाद जा कर के पूरी शेल भरेगी, तब जाके शेल। इस तरीके से एक शेल कैसे भरती, पहले सब शेल भरेगी और उसके बाद में शेल भरेगी, तो इस तरीके से पूरी शेल भरती जाती है। ये सिस्टमेटिकली होता है बच्चों, और इसलिए आप इसमें कंफ्यूज मत होइए कि ये कैसी बात है। मतलब ये है कि पहले शेल भरेगी, सॉरी सब पहले, जैसे मान लीजिए ये शेल है और इसके अंदर ये सब शेल दी हुई है,
तो सबसे पहले क्या भरेगी, ये सब शेल भरेगी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, फिर जब तक इलेक्ट्रॉन इसमें पूरे नहीं जाएंगे तब तक ये बाहर वाले में इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि पहले शेल में भरेंगे सारे इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके बाद जब यहाँ पूरा हो जाएगा तब बाकी जो बचेंगे वो बाहर के शेल में आएंगे। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं शेल और सब शेल में, पहले सब शेल में जाते हैं फिर शेल में भरते हैं। तो यहाँ तक की आज मैंने बात करी आपसे, और अब मैं नेक्स्ट आपकी वीडियो में वैलेंसी से डिस्कस करूँगी बच्चों। तब तक के लिए टिल देन गुड बाय। आई होप दैट यू विल वेल अंडरस्टैंड विद दिस लेसन। और आप इसको ढंग से पढ़िए, दोबारा पढ़िए, कई बार पढ़िए ताकि आपको ढंग से आ जाए। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, आगे तक 12th तक ये काम आएगा, और इसलिए प्लीज़ इसको इग्नोर मत कीजिएगा और इस पर ध्यान देके ज़रूर पढ़ें। ये सारे मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ टू। और फिर मैं आऊँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, टिल देन गुड बाय, बाय।